just confirm once about the sound and the screen. In case both are okay, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज वेव. कई बार लोग इसको वेव एंड साउंड भी बोलते हैं. साउंड भी एक वेव है, बस उसको अलग से दिखा देते हैं. तो हम दोनों को पढ़ेंगे, वेव को भी पढ़ेंगे और साउंड को पढ़ेंगे. सो इज एवरीथिंग ओके, क्लियर? Yeah, seems to be. Okay, fine. So, wave और sound एक अच्छा चैप्टर है. इस पे हम लोग साउंड पर फोकस करेंगे. लाइट भी इसका एक पोर्शन है. यस, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. लाइट को सेपरेटली पढ़ेंगे. लाइट को जो हम लोग स्टडी कर रहे होंगे तो एक हीटिंग रखेंगे ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स के इनसाइड में लाइट को पढ़ने वाले हैं. So light will be dealt in detail in optics portion. Moreover, you will find कि जो light जो है ना उसका particle nature होता है, wave nature होता है. तो जो भी wave nature होगा light का, it will be taking all the concept or concepts from this wave concept. तो जो भी हम लोग waves understand करने वाले हैं, इसका light में भी यूज आएगा. तो काफी portion optics का cover हो जाएगा इस chapter के साथ. और sound को हम लोग यहीं पर भी cover कर लेंगे. ऑप्टिक्स जो है वो 12th में पढ़ा जाता है, तो वहाँ पर हम लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी पोर्शन ऑलरेडी कवर हो जाएगा. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव क्या होता है एंड हाउ वी यूज इट, क्या इसके रूल्स हैं. कुछ बेसिक आइडिया आपके पास होगा और डिटेल में आइडिया हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं. सो बिफोर वी गो कि उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, उसको समझते हैं कि अभी तक जो पढ़ा है उससे इसका क्या डिफरेंस है, क्या लिंक है. और फिर इसके बाद हम लोग उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है. एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कर लीजिए कि हम ब्रॉडर सेंस में बात करें कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या था. तो जो अभी तक अपने पढ़ाई किया है उस पर अपने पार्टिकल के बारे में स्टडी किया है. पार्टिकल और पर्टिकुलरली आपने एक पार्टिकल से स्टार्ट किया था, देन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, बॉडीज और इलास्टिक बॉडी, लूज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, सब कुछ देख लिया है. और सभी के लिए आपने मोशन को कैलकुलेट कर लिया है एंड उसके डायनेमिक्स को कैलकुलेट कर लिया, सारा कुछ कर लिया. बट अगर इसको स्मॉलर सेंस, इसको ब्रॉडर सेंस में स्मॉलर वर्ड्स में पुट किया जाए तो कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने अगर वेलोसिटी दिया, दैट्स मूविंग, और ये पार्टिकल है, ये किसी इंस्टेंट पर ए लोकेशन पर है. टाइम आपके लिए एक फैक्टर होता है. कुछ टाइम तक आप वेट कीजिए तो ये ए लोकेशन पे फिर नहीं रहेगा. दिस विल चेंज इट्स लोकेशन, एज सिंपल एज एनीथिंग. आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल फाइंड कि ये किसी अनदर लोकेशन पे पाया जाएगा, बी लोकेशन पे. इट विल कैरी मास, इट विल कैरी अ वेलोसिटी, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, बट इट विल बी हैविंग अ वेलोसिटी और इसके पास मास भी होगा. सो इसी को अगर आप इंटरप्रेट करना चाहें तो आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस टी टाइम में हुआ क्या है, ए लोकेशन से बी लोकेशन में ट्रांसफर हुआ है. क्या ट्रांसफर हुआ है? सो कैन वी से कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन थिंग्स. जो थिंग्स होती हैं, जस्ट पर्टिकुलरली हम लोग फिजिक्स पे फोकस करते हैं तो एनर्जी के बारे में बात करते हैं. So you can think of कि energy has been transported from location A to location B, and momentum has been transported from location A to location B. So you'll find कि from location A से location B पर दो चीजों का ट्रांसफर हुआ है या ट्रांसपोर्ट हुआ है, या फिर आप कह दो कि ट्रांसमिशन हुआ है एनर्जी का और मोमेंटम का. सो
नेचुरल वर्ल्ड में, फिजिकल लाइफ में आप देखते हो कि एनर्जी गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, मोमेंटम गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, उसी के बेसिस पे सारे इफेक्ट्स और कंसिक्वेंसेस आते हैं। और इसको अचीव करने के लिए पार्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्टिकल या बॉडी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाता है। यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम को ले जाने के लिए पार्टिकल खुद चल रहा है। तो इसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि in order to transport these things, particle has to go. That means mass is moving. Mass has to move, or from location A to location B. क्या ऐसा आप समझ सकते हो कि अगर हमने एनर्जी ए से बी ले जाना है, मोमेंटम ए से बी ले जाना है और पार्टिकल के थ्रू ले जाना है, तो मास को मूव ना कराएं, पार्टिकल को ना भेजें और एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हो जाए? ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक या पोटेंशियल के फॉर्म में होती है, तो पार्टिकल को जाना पड़ता है। मोमेंटम भी उसके मास और वेलोसिटी से लिंक होता है, तो उसको जाना पड़ता है। वेव एक ऐसा फिनोमेना है जो ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर देगा without requirement of the mass to go from A to B. That's what the wave is. So wave आप ऐसा समझ सकते हो कि wave is, or wave can do the same job जो पार्टिकल करता है, लेकिन एक उसके साथ इंपॉर्टेंस रहेगा या फिर एक उसके प्रॉपर्टी रहेगी कि वो मास को मूव नहीं होने देगा। सो दैट्स द डेफिनेशन। वो भी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर देगा एक लोकेशन से बी लोकेशन तक, ये मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट कर देगा ए लोकेशन से बी लोकेशन तक, but without movement of the mass, without mass movement. इसीलिए वेव हमारे लिए खास इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि हम मास को मूव किए बिना एनर्जी मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। और आज का जो टाइम है, दैट्स 21st सेंचुरी यू कैन कॉल इट, कि उसमें हम लोग वेव पर ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं और पार्टिकल पर कम फोकस हो रहे हैं। सो अब हम लोग आगे चल करके ये वेव के बारे में और डीप पे पढ़ेंगे। ये एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, मोमेंटम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, और इस पे फोर्स कितना लग रहा होता है, वो सारी स्टोरी हम लोग समझने वाले हैं। मोमेंटम एनर्जी, जैसे इसके पास एनर्जी किस फॉर्म में रही होगी? एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रही होगी। हाउ मच एनर्जी इट कैरीज? हाफ mv² पार्टिकल। How much momentum particle carries? P is equal to m into v. So when it is moving, it is having kinetic energy, it is having momentum. वेव कैसे एनर्जी को और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके लिए आपको पहले वेव समझना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, उसकी एनर्जी को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। फिर आप देख पाओगे कि यस, एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड, मोमेंटम इज ट्रांसपोर्टेड, बट द मास ऑफ द मीडियम और द मीडियम इटसेल्फ इज नॉट ट्रांसपोर्टेड। बहुत सिंपल से एग्जांपल है, टेलीफोन। अगर मोबाइल है, आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करते हो, आप एक नंबर मिलाते हो, डायल करते हो और उससे बात करना स्टार्ट कर देते हो। आपकी साउंड इस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे चली जाती है, मे बी फ्रॉम औरंगाबाद टू दिल्ली और मे बी औरंगाबाद टू न्यूयॉर्क। तो वहां तक आपको किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना नहीं पड़ता। आई मीन लाइक कोई मास लेके नहीं जाता आपकी साउंड को। जैसे अगर आपको याद हो, आज से कपल ऑफ इयर्स पहले, डिकेड्स पहले, अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन भेजना होता था ए लोकेशन से बी लोकेशन पर, तो वो लेटर लिख करके भेजा जाता था। लेटर एक इंफॉर्मेशन को ए से बी लेके जाता था, तो लेटर खुद यहाँ पहुंचता था। एक एनालॉजी है, आप इससे समझ पाओगे कि इन केस अगर ये मोबाइल का जमाने के पहले की हम बात करें, सो कोई भी इन्फो अगर आपको भेजनी थी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, तो आपको एक लेटर पे लिखना पड़ता था या किसी पर्सन को भेजना पड़ता था। सो इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको मास को ले जाना पड़ता था। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे फायदे थे। फायदे इसलिए थे कि उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, तो हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है, ये सारा स्टोरी हो रहा है। ड्रॉबैक्स क्या थे? इट वाज टेकिंग टाइम। सपोज कर लीजिए यहाँ से आपको यूएसए भेजना था इंडिया से, सो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो 1 सेकंड में चला जाएगा, 2 सेकंड में चला जाएगा। इट टेक्स टाइम ऑफ डेज और मे बी लाइक वीक्स। लेकिन आज भी आप मोबाइल से जब बात करते हो तब भी वही काम कर रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो इन्फॉर्मेशन यानी साउंड, साउंड मीन्स एनर्जी। आपको इतना पता होगा कि जो साउंड है वो एनर्जी होती है, तो आप एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो
और एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना तो आपको लेटर का मटेरियल की जरूरत है, ना ही पर्सन की जरूरत है, आपको एक डिस्टरबेंस की जरूरत है। वो डिस्टरबेंस विद इन सेकेंड कहीं भी इंफॉर्मेशन भेज देता है और एक्यूरेटली भेजता है, फास्टर भेजता है, सेफली भेजता है। तो ये सारे वेब की प्रॉपर्टीज है। Even your internet is doing the same thing, so whatever we are seeing in this recent world, present world, वो सारा कुछ वेब पे ज्यादा डिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स। तो आपको एक रफ आइडिया लगा होगा कि वेव एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है या फिर ऐसा फिनोमिना है जिस फिनोमिना में हम एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करते हैं विदाउट causing the medium or the mass to move. That's the crux point of wave. Okay. अब हम लोग वेव के डीप पे जाते हैं कि ये कैसे मूव कराता है और इसकी क्या क्या स्टोरीज होती है। कुछ एग्जांपल भी पिक करते रहेंगे। आपने लिखा साउंड इज आल्सो अ वेव ना, देन वायर इट इन सेपरेटली। आप ना लिखो, आप केवल वेव लिख लो चलेगा। जनरली क्या होता है, लोग साउंड इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हम लोग साउंड पर ही पढ़ने वाले, इसका लाइट वाला वर्जन अलग पढ़ने वाले। सो वेव अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, उस पर साउंड भी आ जाएगा और लाइट भी आ जाएगा और भी वेव्स आ जाते हैं। जस्ट टू स्पेसिफाई कि हम लोग साउंड को भी फोकस करने वाले, स्पेशल अटेंशन देने वाले, इसलिए उसको लिख दिया गया हेडिंग में। सो नो मैटर वेदर इज अ साउंड और एनीथिंग, वेव की सारी प्रॉपर्टी वही रहेंगी। सो वेव का डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो कैसे लिखेंगे? वी कैन कॉल इट लाइक दिस कि इन शॉर्ट इट इज अ डिस्टर्बेंस। यहाँ पर थोड़े से नए टर्म्स भी आएंगे और नया इंटरप्रिटेशंस भी आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े सभी में पार्टिकल्स था, तो उनके कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपस में लिंक थे। वेव एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके नए टर्म्स आएंगे, नए प्रॉपर्टीज आएंगी, इसलिए आपको केयरफुली उनको ऑब्जर्व करना है सो दैट कि फ्यूचर में आप रिलेट कर पाओ, यस दिस इज अ वेव, सो दीज आर इट्स प्रॉपर्टीज। सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट propagates in a medium or space। फ्री स्पेस का मतलब हमारा फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मतलब विदाउट मीडियम। सो दैट्स व्हाट द डेफिनेशन यू कैन कॉल कि इट इज अ डिस्टर्बेंस दैट प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम और फ्री स्पेस। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिस्टर्बेंस क्या होता है और फिर इस डिस्टर्बेंस की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे भी अगर आप पढ़ोगे तो ऐसी वर्मा में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया और उससे भी आप देख सकते हो कि ये एनर्जी और मोमेंटम कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि देयर इज अ क्यू, एक लाइन लगा हुआ, उस लाइन पर बहुत सारे लोग किसी चीज का वेट कर रहे हैं। या फिर आप साइकिल स्टैंड में बहुत सारी साइकिल्स लगाते हो, तो इस तरह से लाइन से साइकिल्स लगे होते हैं। एक साइकिल पर अगर आप पुश करते हो तो सारी साइकिल्स गिरते हुए नजर आते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैन का एग्जाम्पल उन्होंने लिया। लेट्स से कि ये जो लास्ट वाला मैन है, ये लास्ट वाला है, ये फ्रंट वाला है। ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, उसको ये लोग देख रहे हैं, या फिर कुछ कलेक्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। सपोज कर लीजिए लास्ट वाला बंदा है, ये आगे वाले बंदे को पुश करता है। अगर इसने आगे वाले को पुश किया, थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि जो इधर फर्स्ट वाला है वो भी आगे की तरफ पुश हो जाएगा। सो यू कैन थिंक ऑफ कि क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, इसने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, इसकी वजह से ये नेक्स्ट बंदा डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट बंदे ने फिर डिस्टरबेंस नेक्स्ट को दिया, नेक्स्ट ने नेक्स्ट को दिया, और फिर इसने दिया और इसने दिया, इस तरह से वो डिस्टरबेंस आगे चला जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि समथिंग इज बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर एंड इट हैज रीच्ड टू दिस लोकेशन। अगर आप इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करो, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप पाओगे कि जब इस फर्स्ट पर्सन ने डिस्टरबेंस क्रिएट किया था तो कुछ पोर्शन मूव किया था, तो इसका मतलब कुछ मास मूव किया था स्लाइटली। सो कैन वी से कि वहां पर स्लाइटली एनर्जी का इन्वॉल्व आया था? जरूर आया होगा। हाफ एम वी स्क्वायर पुश किया, कोई गिर रहा था और समथिंग लाइक दैट, और कुछ मास के पास वेलोसिटी थी तो मोमेंटम रहा होगा। आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद आपने देखा कि ये एनर्जी पास हो रहा था वेरियस वेरियस पर्सन से और लास्ट वाले पर्सन तक पहुंचा। बहुत क्रूड और बेसिक एग्जांपल है। क्या ये मोमेंटम स्लोली स्लोली ट्रांसमिट होते हुए इस पर्सन तक पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा।
क्या इस एनर्जी और मोमेंटम को ए लोकेशन से बी लोकेशन तक ले जाने में क्या जिस पर्सन ने एनर्जी जनरेट किया था क्या वो वहां तक पहुंचा? अब देखोगे नहीं, जो जिस बंदे ने ये डिस्टरबेंस क्रिएट किया था, दैट पर्सन इज स्टिल एट द सेम लोकेशन, but this person has caused the energy to go, transport it, momentum to transport it without movement of the person itself. This is entirely different of the concept of this particle thing. और इसको हम बोलेंगे कि और फिर आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि कुछ हलचल हो रही है, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। वही डिस्टरबेंस को हम वेव कहते हैं। So what is a wave? Wave is a disturbance that goes from one location to another location, maybe in a medium or maybe in a free space. So ये जो आपको दिख रहा है डिस्टरबेंस, उसी का नाम डिस्टरबेंस है। वो जो आपको मैंने बोला पहला डिस्टरबेंस, वो आपके कॉमन लैंग्वेज पर है, ये टेक्निकल टर्म में भी डिस्टरबेंस है। तो अब ये डिस्टरबेंस कैसे चल रहा है उसको हम लोग और डीप पे देखेंगे। सो इसको डोमिनो इफेक्ट ना बोल करके हम लोग इस पर फोकस करेंगे कि लाइक समथिंग इज हैपनिंग, because of that energy and momentum is being transported from one location to another location, and the most importantly is कि वो मास जो है मास नहीं मूव कर रहा। अगर मास मूव करेगा तो पार्टिकल नेचर है, मास मूव नहीं करेगा इन नट सेल, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा लेकिन मूव नहीं करेगा, तो फिर वो वेव नेचर है। कई बार आपको डिसाइड करने के लिए बोलेगा whether this is a wave nature or particle nature, we will decide in this manner. Okay, now ये जो डिस्टरबेंस है इसको हम लोग मेजर करना चाहेंगे। इस डिस्टरबेंस को हम लोग कई तरह से मेजर कर सकते हैं। सो उसके बारे में मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ। ये एज एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश थी सो दैट यू कैन विजुलाइज इट। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप विजुलाइज कर सकते हो। सपोज कर लीजिए एक काम वाटर है, पॉन्ड है या फिर कोई लेक है, लेक के किनारे आप बैठे हुए हो और अगर आप बोर हो रहे हो और स्टोन्स को लेकर के उस पर थ्रो करते हो, कोई स्टोन आपने थ्रो किया, आप देखोगे कि वहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। जिस पॉइंट पर आपने स्टोन को थ्रो किया, एट दैट लोकेशन वाटर गेट डिस्टर्ब्ड, लेकिन वो डिस्टरबेंस उसी लोकेशन पे नहीं रहता है, दैट स्टार्ट स्प्रेडिंग, और आपको कुछ सर्कल्स जैसे रिपल्स बनते हुए नजर आते हैं। न केवल वो सर्कल्स बनते हुए बल्कि सर्कल्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। सो वो डिस्टरबेंस वहां पे क्रिएट हुआ एक लोकेशन पर। अगर उसको मैं पिक्चर में ड्रॉ करूँ तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो फिर वो स्प्रेड करेगा, मूव करेगा। ये डिस्टरबेंस इज प्रोपगेटिंग। ऐसे रिपल्स आपको दिखते हैं। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हुआ क्या था, यू क्रिएटेड एनर्जी एट दिस पॉइंट। वो अपने एनर्जी डेलिबरेटली क्रिएट की स्टोन को हिट करा करके, लेकिन ये एनर्जी इसी लोकेशन पे नहीं रहा, ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ पर पहुंच गया, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ पहुंच गया, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ पहुंच गया, सभी डायरेक्शन में चला। सो डिस्टरबेंस ऐसे चल रहा है जैसे मैंने एरोज दिखाए हुए हैं। क्या कुछ समय बाद आप पाओगे कि ये जो बाहर वाला लेयर है ये भी डिस्टर्ब हो गया, इसमें हलचल आ गया, दैट मींस इट स्टार्टेड मूविंग और ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग। सो इसका मतलब है एनर्जी हैज गॉन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द आउटर पॉइंट्स। क्या इस प्रोसेस में जो सेंटर पॉइंट के वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो आउटर लोकेशन पर आए हैं? नहीं, वो मॉलिक्यूल्स अपनी ही पोजीशन पर डिस्टर्ब हो रहे थे, और वो डिस्टरबेंस एक से दूसरे पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल से पास ऑन होता रहा, पास ऑन होते होते आगे चला गया। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वेव। Energy is being transported from one point to another point, momentum is being transported from one point to another point without the movement of the bulk of the mass of the medium. So you can have this example and number of example you can see in your real life. This sound is also a same case. इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे वो प्रोपोगेट करता है। सो डिस्टरबेंस के बारे में और बात कर लेते हैं कि डिस्टरबेंस कैसे मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट कैन बी रिटन एज दिस डिस्टरबेंस can be measured in various physical quantity forms, can be measured in various ways, और in terms of, ऐसा लिख लेते हैं ज्यादा आपको सही लगेगा, in terms of various physical quantities like displacement,
डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आप इसको मेजर कर सकते हो. You can measure in terms of pressure. You can measure in terms of density. You can measure in terms of electromagnetic field. So ये जो डिस्टर्बेंस है इसको अलग अलग केसेस में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में हम लोग मेजर करते हैं. और कभी हम इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मेजर कर रहे होंगे, कभी प्रेशर के फॉर्म में, कभी डेंसिटी के फॉर्म में, कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में और फील्ड के फॉर्म में इनको मेजर किया जाता है. वो केस पे डिपेंड करता है. मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा और एलिब्रेट करता और उसके बाद फिर इसके टाइप्स और आगे की स्टोरी बताता. ये बेसिक पॉइंट्स हैं, मे बी कि आपने पहले भी पढ़ रखा हो, बट आपको क्या करना है, इसको समझ के रखना है फॉर वंस एंड फॉर ऑल आगे के लिए. ये आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो. लेट्स से आपने एक वॉल पर एक स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है और दूसरे एंड पर आपने उसको होल्ड करके एक उस पर जर्क दिया हुआ है, जर्क, ये डिस्टरबेंस दिया हुआ है, ये डिस्टरबेंस. इसके बाद आप इसको होल्ड करते हो इस तरह से फोर्स लगा करके. डिस्टरबेंस इज नॉट अ प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी. इट इज द नेम ऑफ द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज जो एक पर्टिकुलर का जॉब कर रहे होते हैं, उनका कलेक्टिव नेम डिस्टरबेंस है. और बेसिकली डिस्टरबेंस का नाम वेव है. तो दिस डिस्टरबेंस इज नोन एज वेव. और वो वेव किस टर्म में होगी? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में होगी, प्रेशर के टर्म में होगी, डेंसिटी के टर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के टर्म में होगी. वो किसी के टर्म में हो सकती है. आप इस एग्जांपल को केयरफुली समझिए, आपको काफी कुछ समझ में आएगा. आपने एक ये डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ये आप घर पे भी वॉच कर सकते हो, और स्ट्रिंग को टाइट रखा. ये स्ट्रिंग है. तो आप पाओगे कि ये जो डिस्टरबेंस है यही नहीं रहेगा जहाँ पर था, कुछ समय बाद कहीं और चला जाएगा. सो आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल फाइंड कि आपको दूसरी लोकेशन पे नजर आने वाला है. तो नेक्स्ट पिक्चर में यहीं पे बना दे रहा हूँ नेक्स्ट मोमेंट की, मे बी लाइक दिस. सो हो क्या रहा है, ये t इक्वल टू 0 की स्टोरी थी. ये किसी लेटर टी टाइम पर आप उसको वॉच करते हो तो लेटर टी टाइम पर वो डिस्टरबेंस उस लोकेशन पे नहीं हुआ. अगर वो डिस्टरबेंस उस लोकेशन पे नहीं है, इसका मतलब ये डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में चल रहा है. तो ये चल रहा है. नाउ डिस्टरबेंस का यहाँ पे क्या मतलब है समझते हैं. ये जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन है स्ट्रिंग का, वो पहले फ्लैट रहा होगा. ऑफ कोर्स फ्लैट रहा होगा, तो ये जो पार्टिकल ऊपर है वो पहले यहाँ पे रहे होंगे. किसी एक पार्टिकल को रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल को डॉट से दिखाता हूँ मैं रेड कलर से. तो ये पहले यहाँ पे रहा होगा. आपने जब डिस्टर्ब किया तो आपने इसको ऊपर की तरफ मूव करा दिया. सो इट हैज बीन शिफ्टेड अपसाइड. इसके बाद बाकी सारे पार्टिकल अभी भी अपनी मेन पोजीशन पर हैं या फिर स्ट्रिंग पर हैं, मतलब स्ट्रिंग की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ पर है उसको मेन पोजीशन कह सकते हैं. जहां पर ये वेव बाद में दिख रहा है, इससे रिलेटेड ये पार्टिकल अपने पहले मेन पोजीशन पे रहा था. जब ये डिस्टरबेंस यहाँ पर आया होगा तो ये पार्टिकल भी ऊपर की तरफ गया, तभी ये स्ट्रिंग ऐसा बनाएगा. इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है ये भी अपने अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया. नाउ फर्स्ट डिस्टरबेंस को देखते हैं t इक्वल टू 0 पे. जब ये पार्टिकल ऊपर था, अगर ये जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ गया होगा तो क्या वो पार्टिकल वापस अपनी पुरानी लोकेशन पे आया होगा? सो उस पार्टिकल का अगर मोशन आप देखो, सो हाउ द पार्टिकल्स आर मूविंग, नॉट ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली. कुछ पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो अप डायरेक्शन में और डाउन डायरेक्शन में. अप डायरेक्शन में जाते हैं, फिर डाउन डायरेक्शन में जाते हैं, फिर अप डायरेक्शन में जाते हैं, फिर डाउन डायरेक्शन में जाते हैं. लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो इस तरह से मूव कर रहा है. सो यहाँ पर दो टर्म्स आने वाले हैं, उन दो टर्म्स को हम समझते हैं. ये जो डिस्टरबेंस है, ये जिसको हम पल्स भी कह सकते हैं, जर्क जिसको दिया गया, ये जो पल्स है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसको हम जनरली वी से डिनोट करेंगे. सो यहाँ पे v का क्या मीनिंग होगा मैं बताता हूँ. v इज विल बी नोन एज द मोशन ऑफ डिस्टरबेंस या वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस, और इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव. काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इस पे क्वेश्चन आते हैं वेव वेलोसिटी को लेकर के. सो वेलोसिटी ऑफ वेव इज द वेलोसिटी ऑफ दिस डिस्टरबेंस व्हिच इज मूविंग. दूसरा एक और वेलोसिटी आएगी जिसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स. तो यहाँ पर जब पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो उनकी वेलोसिटीज आती हैं, तो उनको वीपी लिख सकते हैं. यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर नजर आ रही होगी, वेलोसिटी ऑफ डिस्टरबेंस और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बीच में कितना एंगल बन रहा है.
क्या वो सेम डायरेक्शन में है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है या किसी और एंगल पर है। कोई भी पार्टिकल मूव करता हुआ अगर आप वॉच करोगे स्ट्रिंग का, देन यू विल रियलाइज कि जो वेव वेलोसिटी है वो स्ट्रिंग के अलोंग होने वाली है, जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाली है। यस, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको एक पर्टिकुलर नाम से देंगे, अभी हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे तभी आप समझेंगे, बट इतना आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज कर लीजिए हमको ये पल्स के इक्वेशन के बारे में जानना हो और इसको हम लिखना चाहें कि पल्स की इक्वेशन क्या बनेगी और पल्स को कैसे मेजर करेंगे, ये डिस्टरबेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर लॉजिकली हमारे पास जो मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो ये आएगी कि अपने मेन पोजीशन से ये जो पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं वो कितना डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं अप साइड और डाउन साइड। तो यहाँ पर जो हम डिस्टरबेंस मेजर करेंगे वो लॉजिकली disturbance will be measured in terms of displacement. डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मेजर करेंगे। कैसा डिस्प्लेसमेंट? हम ये मेजर करेंगे कि ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से, एक ये पार्टिकल था, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर बना देते हैं और लेट से यहाँ पे गया, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया है अपनी मेन पोजीशन से, ये अपने को मेजर करना होगा। लेकिन हमारे पास चैलेंज क्या होगा, थोड़ा मैथमेटिकल में बात कर लेता हूँ। चैलेंज क्या होगा? एक तो चैलेंज ये होगा कि किस टाइम पर मेजर करना है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर इस पार्टिकल, इस पल्स की लोकेशन अलग अलग आने वाली है, यानी टाइम पर डिपेंड करेगा। दूसरा, ये पल्स किस लोकेशन पर है, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पल्स। सो अपने पास दो वेरिएबल चल रहे होंगे, एक वेरिएबल होगा लोकेशन, दूसरा होगा टाइम, और इन दोनों का फंक्शन को हम डिस्टरबेंस कहेंगे। सो यहाँ पर जो हमको इक्वेशन यानी मैथमेटिक्स डील करनी पड़ेगी, वो उस पर दो वेरिएबल नहीं होंगे बल्कि थ्री वेरिएबल्स होंगे। एक हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम डिस्टरबेंस बोलने वाले हैं। दूसरा, पोजीशन, किस पोजीशन पर डिस्टरबेंस चल रहा है। थर्ड, किस टाइम पर डिस्टरबेंस की बात हो रही है। सो दिस विल बी नोन एज अ वेव इक्वेशन। हम लोग शॉर्टली इसके बारे में और डिटेल में बात करने वाले हैं। सो ये जो वाई है ना, ये डिस्टरबेंस होगा ब्रॉडर सेंस में। और ये जो एक्स होगा ये पोजीशन होगा जहां पर ये डिस्टरबेंस जा रहा होगा, और ये जो होगा ये टाइम होगा जिस टाइम पर डिस्टरबेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। सो अभी हम ये बताना चाह रहे हैं, देखिए जो डिस्टरबेंस होता है उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको वेरियस वेरियस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। एक क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर लॉजिकली सूट कर रही है, क्योंकि हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मेजर करके बता सकते हैं कौन सा पार्टिकल किस टाइम पर कितना डिस्टर्ब है। और एक बार हमको ये पता चल गया कि पार्टिकल किस टाइम पे कितना डिस्टर्ब है, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं कि उसकी वेलोसिटीज क्या है। वेलोसिटीज पता चल जाएगा तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, फोर्स पता चल जाएगा, एनर्जी पता चल जाएगी, मोमेंटम पता चल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन अगर हमको नोन हो गया, देन वी कैन फाइंड आउट कि एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, हाउ लॉन्ग इट इज टेकिंग, हाउ मच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। सारी इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं। ये स्ट्रिंग वेव का एग्जांपल है। ये जो एक, अगर एक सिंगल आपने जर्क दिया है तो एक सिंगल पल्स बनता है, तो उसको हम पल्स नाम से बोलते हैं। अगर मल्टीपल जर्क दोगे आप तो मल्टीपल मल्टीपल पल्सेस बनने वाले हैं। मल्टीपल पल्सेस को हम पल्स ट्रेन या फिर वेव कह सकते हैं। डिस्टरबेंस यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, डिपेंड करेगा कि आपने कैसा स्ट्रिंग लिया हुआ है और आपने कैसा जर्क दिया हुआ है। तो उसके बारे में लोग अभी और बात करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको एक रफ आइडिया लगेगा हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन एंड व्हाट आर दीज वेलोसिटीज एंड हाउ द डिस्टरबेंस इज बीइंग मेजर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस। कुछ और एग्जांपल इसके साथ लिख देते हैं यहीं पर मैं, ताकि अपने आप नोट्स में ऐड कर लोगे ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे मेजर किया जाता है। तो एक एग्जांपल में आपने देखा स्ट्रिंग वेव में हम इसको डिस्प्लेसमेंट जैसा मेजर करते हैं। सो एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपके पास स्ट्रिंग वेव है तो स्ट्रिंग वेव में आप डिस्टरबेंस को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मेजर करेंगे। सपोज कर लीजिए आपके पास साउंड वेव है। साउंड एयर, जब हम लोग बोलते हैं तो एटमॉस्फेयर के जो एयर होती है ना उसका प्रेशर को चेंज करता है, उसकी डेंसिटी को चेंज करते हैं, एयर की डेंसिटी और प्रेशर को। आप लोग ये जानते होंगे प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पर कि अगर आप वैक्यूम पे बात करते हो तो आवाज नहीं जाती है, बिकॉज साउंड को मूव करने के मीडियम की जरूरत पड़ती है।
तो जो साउंड वेव है उस पर अगर आपको वेव को मेजर करना है या डिस्टरबेंस को मेजर करना है तो वहां पर भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं, प्रेशर के टर्म में मेजर कर सकते हैं, इवन डेंसिटी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। सो किसी भी टर्म में आप मेजर कर सकते हो कि प्रेशर के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। आपने अगर लाइट का एग्जांपल लिया तो लाइट में डिस्टरबेंस क्या होता है, क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है किसी पार्टिकल का? तो आपको पता होगा कि लाइट जो है वैक्यूम में भी चलती है तो पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है तो डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी और प्रेशर ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें जो हम डिस्टरबेंस मेजर करते हैं दैट इज बीइंग मेजर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको हम लोग 12th में पहले पढ़ेंगे, इसीलिए लाइट चैप्टर को हम लोग 12th में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो डिस्टरबेंस है यानी जो बेसिक क्वांटिटीज है या बेसिक डेफिनेशन है जिसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है उसके बारे में पहले हमको नॉलेज हो, तभी हम लाइट के बारे में डीप पे पढ़ पाएंगे। ये साउंड हम लोग क्यों अभी पढ़ सकते हैं? सिंपल रीजन है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, हम प्रेशर जानते हैं, हम डेंसिटी जानते हैं, इतनी पढ़ाई हमारी हो चुकी है। सो हम साउंड को डीप पे इनसाइड तक जाकर के समझ सकते हैं। मेकिंग सेंस? सो दीज आर द डिस्टरबेंस, वेरियस डिस्टरबेंस इन वेरियस वेव्स जो हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर आपको वाटर वेव को मेजर करना है, वाटर वेव को, वाटर वेव क्या हुआ? वाटर वेव हुआ कि जब वाटर में आपने स्टोन को थ्रो किया तो जो रिपल्स बनते हैं उसको अगर मेजर करना होगा तो विच फिजिकल क्वांटिटी यू आर गोइंग टू काउंट एज अ दिस डिस्टरबेंस? कौन सुटेबल लगेगी आपको? जैसे क्या डिस्प्लेसमेंट या प्रेशर या डेंसिटी या वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? कैन यू relate it and answer that for water wave? ओके, वेरियस आंसर्स आपने दिए और समझते हैं कि क्या हो सकता है वाटर वेव के लिए। देखो, वाटर वेव में जो वाटर होता है, जो वेव बन रहा होता है वो केवल सरफेस पे बन रहा होता है। कैन यू थिंक ऑफ, क्या मतलब एक बहुत बड़ा लेक है, तो आपने अगर स्टोन को थ्रो किया तो जो मेजर फिनोमिना हो रहा होता है वो सरफेस पर हो रहा था। ये जो पिक्चर है ना, दैट इज अ टॉप व्यू ऑफ वाटर और ये सरफेस पर है। और ये वाटर वेव के बारे में बात हो रही है। अगर ये सरफेस है तो सरफेस के प्रेशर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा, और सिंस ये एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा तो फिर आप पाओगे कि प्रेशर में वेरिएशन नहीं आएगा। देखो, ये जैसे आप हमने डिस्टरबेंस मेजर किया, थोड़ा सा भी आपको टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने के लिए और रियलाइज करने के लिए। जैसे आप हमने डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया डिस्टरबेंस के टर्म के लिए, तो ये जो y की वैल्यू है वो बदल रही थी, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो कितना चेंज कर रहा है, यानी पार्टिकल्स की लोकेशन कितना वैरी कर रहा है टाइम के साथ। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रेशर में वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेशर सारा का सारा सरफेस के बारे में बात हो रही होगी, और सरफेस कैसा रहा होगा? एयर के कांटेक्ट में, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रहा होगा। मोरोवर, जब आप डेंसिटी के टर्म में थिंक करते हो तो डेंसिटी के लिए आपको चाहिए होता है कि लाइक आपको कुछ बल्क की जरूरत है। अगेन, सरफेस के लिए डेंसिटी हम लोग बात नहीं करते जनरली, क्योंकि ये बल्क है, तो हम 3 डायमेंशनल डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, और डेंसिटी में कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पता है जो लिक्विड होता है उसको, या वाटर होता है उसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। तो डेंसिटी में भी वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं, प्रेशर में भी वेरिएशन नहीं ऑब्जर्व हो रहे हैं, तुमको वेरिएशन चाहिए। आप के लिए जो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट जाएगी, कि अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से कुछ पार्टिकल ऊपर लिफ्ट होते हुए नजर आते हैं, कुछ पार्टिकल नीचे जाते हुए नजर आते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ 1 डायमेंशनल स्टफ और वाटर वेव इज अ 2 डायमेंशनल स्टफ। सो एक हॉरिजॉन्टल लेवल से जब आप कभी रिपल्स को ऑब्जर्व करें, घर में भी बकेट में भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, केयरफुली ऑब्जर्व करने से आपको नजर आएगा कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज लिफ्ट, दे आर लिफ्टिंग अपवर्ड्स, some of them are going downwards in a in a pattern.
तो जो ऊपर जा रहे हैं, जो नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब दे आर हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन. So we can measure a displacement as a disturbance for water wave. डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. तो इससे कुछ नए पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे. सो पार्टिकल्स आर लिफ्टेड अपवर्ड एंड प्रेशर इंक्रीजेस बिलो इट. हाँ, वो प्रेशर का इंक्रीज होता है, बहुत माइनर होता है, क्योंकि आप जानते हो रो जीएस से बहुत माइनर प्रेशर का वेरिएशन आएगा, और अपने को मेजर करना होता है डिस्प्लेसमेंट जो कि काफी विजिबल रहेगा. फिर आप लिखते हैं वाटर इज इन कंप्रेशन प्रेशर एंड डेंसिटी don't take any part, so how does sound wave in water? साउंड वेव, उसके लिए आपको पहले साउंड वेव समझना पड़ेगा. साउंड वेव में हम लोग प्रेशर को कैसे देखते हैं और डेंसिटी का वेरिएशन कैसे देखते हैं, वो आप समझेंगे. तो साउंड के टाइम पर आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा. यहाँ पर आपको बस ये समझने की अभी फोकस करनी है कि डिस्टर्बेंस को हम अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं. किस केस में कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा वो किया जा सकता है. तो डिस्टर्बेंस के बारे में एक और नया पॉइंट पता चला. डिस्टर्बेंस हैज टू वेरी ओवर द टाइम एंड स्पेस. डिस्टर्बेंस हैज टू वेरी ओवर द टाइम एंड स्पेस. ये आपको यहाँ से भी समझ में आ जाना चाहिए. डिस्टर्बेंस इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एज वेल एज टाइम. तो जो टाइम और पोजीशन के साथ चेंज नहीं करता है तो वो डिस्टरबेंस नहीं है. ये भी एक पॉइंट हो गया. एनीवे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा और थ्योरेटिकल वर्जन है, उसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद मैथमेटिक्स पर आ जाएंगे. जनरली आपसे बोलता है टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में बताइए. टाइप्स ऑफ वेव कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं. कई तरह से कैटेगराइज करते हैं. एक तो बेस्ड ऑन द मीडियम रिक्वायरमेंट. सो वन वे ऑफ कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायरमेंट. Medium requirement. Second slide you want to see. This is the second slide. See it once. फिर हम लोग इसके कैटेगराइजेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस इक्वेशन पर हम आएंगे जो भी मैंने इसको सर्कल कर रखा है. पूरा स्टोरी इसी पे चलेगा. सारे इक्वेशन आपके इसी इक्वेशन पे बनेंगे. अभी जस्ट वी आर टेकिंग एन ओवरऑल व्यू कि किस तरह से पोजीशन टाइम का फंक्शन होना चाहिए, किस क्वांटिटी को होना चाहिए, और बाकी फिर हम सारे वेव्स के बारे में बताएंगे कौन सी क्वांटिटी है और क्यों ले रहे हैं वो क्वांटिटी. So based on the medium requirement, it is of two types. Number one, it is called mechanical wave, and another is called non-mechanical wave. So mechanical wave हम तब बोलेंगे जब medium का requirement होगा. So medium is needed. किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़े, ऐसे वेव को हम बोलेंगे दिस इज मैकेनिकल वेव. एन एग्जांपल यू कैन गिव. कोई ऐसा एग्जांपल जिस वेव के लिए आपको मीडियम का रिक्वायरमेंट बनता है. अभी हम लोगों ने बहुत सारी वेव्स देखी हैं. साउंड है, स्ट्रिंग है, वाटर है. तो ये सब के लिए मीडियम की जरूरत पड़ रही है. आप स्ट्रिंग लिखोगे, स्ट्रिंग वेव में स्ट्रिंग नहीं होगी तो फिर वेव नहीं चलेगी. वाटर के लिए वाटर नहीं होगा तो वेव नहीं चलेगा. साउंड के लिए मीडियम नहीं होगा तो नहीं चलेगा. गुड. these all are string these all are mechanical wave. और भी बहुत सारे एग्जांपल आप सॉर्ट कर सकते हो. नॉन मैकेनिकल वो होता है मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड. मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड. मीडियम होगा तब भी काम चलेगा, नहीं होगा तब भी काम नहीं चलेगा. मीडियम नहीं होगा तभी अपना प्रोपोगेट करेगा और मीडियम होगा तभी प्रोपोगेट करेगा. एग्जाम्पल के लिए ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसीलिए इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. पॉपुलर एग्जांपल इज लाइट. दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो एक्सरेज, गामा रेज. और भी एग्जांपल आप सर्च कर सकते हो अल्ट्रावायलेट वेव्स, रेडियो वेव्स. जितने भी वेव्स है ना, ये सारे माइक्रोवेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है.
इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन मैकेनिकल है. So non-mechanical waves are also known as electromagnetic wave. All electromagnetic waves, yes. So हम लोग आगे electromagnetic wave समझेंगे. तो उसमें जितने भी आएंगे सब इस कैटेगरी में होंगे, नॉन मैकेनिकल कैटेगरी में होंगे. यू आर आस्किंग फील्ड्स वेव होते हैं. फील्ड्स वेव होते हैं, ये लाइट वही है. आप लाइट के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वेव है. तो उसमें जो डिस्टरबेंस है, यानी जो वेरिएबल है, जो चेंज हो रहा है टाइम एंड स्पेस के साथ, वो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए. इट टुक ऑलमोस्ट 2 centuries टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द लाइट इज. और रिसेंटली कुछ कपल ऑफ डिकेड्स पहले ही अपने को पता चला है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. 50-60 years ago कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. तो उसके बारे में हम लोग डीप पे बात करेंगे. हाँ, वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं. हम लोग डीप पे बात करेंगे इसके बारे में जब हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे होंगे. फिर आपने एक और बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है कि ग्रेविटेशनल वेव्स विल बी इन विच कैटेगरी. सो ग्रेविटेशनल वेव इज अ वेरी वेरी रिसेंट फिनोमिना जो अभी तक स्टडी में नहीं आया है. अभी R&D में चला है, रिसर्च में ही चल रहा है. तो अभी उसके बारे में बहुत सारी बातें पता करनी है लोगों को. आप लोगों को अगर याद हो तो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर ये कंफर्म हुआ है कि ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करते हैं, जो आइंस्टाइन ने 100 years पहले बोला था. So, अभी तक तो लोग ये मानते भी नहीं थे कि ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करते हैं. लास्ट टू लास्ट ईयर ही लोगों ने जब ये प्रूव किया है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, देन ओनली दे रियलाइज कि वो एग्जिस्ट करते हैं. सो उसके बारे में अभी और डीप पर LIGO एक्सपेरिमेंट, यस. सो अभी अब उसके बारे में रिसर्च चल रहा है और ओवर द टाइम उसके बारे में चीज़ें निकल करके आएंगी. सो अभी उसके बारे में वेव्स अभी ये कंफर्म हुआ है कि ग्रेविटी वेव एग्जिस्ट करते हैं. ये लोगों ने प्रूफ कर दिया है. पहले थ्योरेटिकली था आइंस्टाइन का पॉइंट ऑफ व्यू, अब इन्होंने प्रूफ कर दिया है. जब एक बार प्रूफ कर दिया तो उसको स्टडी करेंगे. स्टडी करने से पता चलेगा कि किस तरह से वो टाइम और स्पेस को डिस्टर्ब करता है. और एक बार अपने को ये पता चला कि वो टाइम और स्पेस को कैसे डिस्टर्ब करता है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन मैथमेटिक्स के टर्म में अगर आप देखना चाहो, which equation, there was an equation I made it here, this equation. टाइम और स्पेस के साथ वो डिस्टरबेंस कैसे चल रहा होता है, तो एक बार इसको वो डिटेल में डील करेंगे, फिर अपने को पता चलेगा वो डिस्टरबेंस क्या है और किस तरह से है. हालांकि काफ़ी कुछ पता है, तो उसको हम लाइट से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. तो फिर हम लोग आगे बात कर लेंगे. और ये अभी रिसर्च का है. कैन वी फील सच वेव्स? Well, it depends. Like जैसे string wave है, you can feel it. Water wave है, ripples है, you can feel it. Sound, you can hear, but I don't know how to feel that. Light, you can see, and again, if it can be related with the feeling, then you can say yes, we can. But yes, some of them we can definitely see in practical life. We can touch them, we can feel it. Okay. इसके अलावा भी और कैटेगराइजेशन है based on this मूवमेंट. तो किसका मूवमेंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ड ऑन वेव वेलोसिटी एंड ऑसिलेशन वेलोसिटी और डिस्टरबेंस वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी. मैं पार्टिकल वर्ड यूज कर ले रहा हूँ. नॉन मैकेनिकल के लिए पार्टिकल वर्ड वैलिड नहीं रहता है, तो फील्ड वर्ड आ जाएगा. पार्टिकल को फील्ड से रिलेट कर लेंगे. ये जनरली 2 कैटेगरीज में रखते हैं इसको भी. वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, another is called longitudinal wave. ट्रांसवर्स वेव कब बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कब बोलते हैं. तो 2 वेलोसिटीज के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे. एक तो वेव वेलोसिटी रहेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी को हम v से लिखेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी को vp से लिखेंगे. मैं डेफिनेशन को बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको डिटेल पे लिख सकते हो. बाकी आपके पास मॉड्यूल पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया,
सो ट्रांसवर्स वेव हम तब बोलेंगे जब वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन मीडियम पार्टिकल इस तरह से ओसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो वेव की वेलोसिटी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस केस के लिए हम बोलेंगे दैट इज अ केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सपोज कर लीजिए वेव या डिस्टरबेंस आपका इस तरह से जा रहा है और जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जब कभी वेव प्रोपगेट करता है, डिस्टरबेंस चल रहा होता है तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। जैसे स्ट्रिंग में पार्टिकल ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, वाटर में पार्टिकल ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, लेकिन डिस्टरबेंस हॉरिजॉन्टल में चल रहा था, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, अभी मैंने नाम भी लिया, कैन वी से कि एग्जाम्पल में हम लोग स्ट्रिंग वेव को ले सकते हैं। इन स्ट्रिंग वेव यू हैव सीन कि जो पार्टिकल्स का मोशन है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। एक स्लाइड थी पीछे, ये स्लाइड है, आप देख लो। Particles are in vertical direction and velocity of wave is in the horizontal direction. वाटर के एग्जाम्पल भी करेक्ट है, वाटर पार्टिकल्स या वाटर वेव, ये भी ट्रांसवर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज लाइट। सो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। इसका मतलब है उसका जो डिस्टरबेंस है उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट के एग्जांपल है ये काफी रिसेंटली लोगों को समझ में आया। लोगों को बोले तो साइंटिफिक कम्युनिटी को, दुनिया में। इससे पहले साइंटिस्ट यूज्ड टू एज्यूम लाइट टू बी लॉन्गिट्यूडनल वेव बिकॉज दे डोंट हैव आइडिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करते हैं। एंड दिस इज वेरी रिसेंट, लाइक कपल ऑफ डिकेड्स बैक। सो बहुत रिसेंटली ये पता चला है कि लाइट ट्रांसवर्स है। और ये ट्रांसवर्स किस एक्सपेरिमेंट से पता चला है? एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। सो बेस्ड ऑन पोलराइजेशन इट हैज बीन आइडेंटिफाइड दैट लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी पॉपुलर रहता है। अभी भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि लाइट कौन सा टाइप ऑफ वेव है, क्या ये ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल को करेक्ट माना जाता था, अब ट्रांसवर्स को करेक्ट मानते हैं। तो आपके लिए अब ट्रांसवर्स लगाना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ये किस फिनोमिना से पता चलता है? तो पोलराइजेशन से पता चलता है। बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंट फिनोमिना है। एनीवे, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल केस में आप पाओगे जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है और जो वेव की वेलोसिटी है वो पैरेलल होते हैं और अलोंग होते हैं। So particle velocity is parallel to wave velocity. इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं। इसको अगर दिखाएं तो इस तरह से बताएंगे कि अगर आपका वेव इधर ट्रांसमिट हो रहा है, so particles must be vibrating along this, यानी अपनी मीन पोजीशन से एक बार v की डायरेक्शन में, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। बीच में उसका मेन पोजीशन होता है। So in case the particles are vibrating along the direction of wave, this is called longitudinal wave. एग्जाम्पल के लिए sound wave is an example. And pressure wave, कई बार इसको प्रेशर वेव भी बोलते हैं, प्रेशर वेव भी एग्जांपल है। वाटर वेव भी एक एग्जांपल है। सो these are example of longitudinal wave. now वाटर वेव आप पाओगे कि दोनों में आ रहा है। तो कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि वाटर वेव किस तरह का वेव है, वेदर से ट्रांसवर्स, वेदर से लॉन्गिट्यूडनल, वेदर से बोथ। तो आप पाओगे कि ये बोथ होता है। नाउ अब आपको ये समझना है कि ये वाटर लॉन्गिट्यूडनल कैसे हुआ। उसके लिए मैं आपको आइडिया देता हूँ।
ट्रांसवर्स वाला आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये पिक्चर मैंने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। और इसमें जो सर्कल्स बनाए कॉन्सेंट्रिक, ये बेसिकली उन पार्टिकल्स को बता रहे हैं जो अपने सरफेस के लेवल से ऊपर लिफ्ट हुए हैं। बीच में जो लोकेशन दिख रही है वो अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से डाउन साइड चले गए। तो इसका मतलब है पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड से, जबकि वेव हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री चल रहा है। इसका मतलब ये ट्रांसवर्स है। तो ट्रांसवर्स नेचर आपको समझ में आता है। नाउ सपोज कर लीजिए अगर आप बीच पर हैं, समुद्र के किनारे हैं, वहां पे बैठे हैं, वहां पर भी इस तरह से वेव्स आते हैं, रिपल्स आते हैं। आप बाउंड्री वाले वाटर को देखिए, ये बाउंड्री वाला वाटर है। क्या ये बाउंड्री वाला वाटर वहीं पे रह जाता है, या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे नजर आते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा और आगे बढ़ेगा फिर पीछे चला जाएगा? या पॉइंट्स पे भी देख सकते हो, लेक पे भी देख सकते हो। तो अगर आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया सेंटर पे, तो वहां से पहले ये ऊपर नीचे चलते आते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये हॉरिजॉन्टल भी चलते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे गो फॉरवर्ड देन दे रिसीड बैक, देन दे गो फॉरवर्ड देन दे रिसीड बैक। और वेव भी आपने देखा, वेव भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, रेडियली आउटवर्ड्स। सो हियर दे आर following the definition of longitudinal. So we will say yes, they are following both longitudinal as well as transverse. Hence, we put it in both the category. There's no harm. So, so दोनों तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको उस कैटेगरी पे भी इसको रख सकते हैं। तो जनरली ये पूछ लेता है कि वाटर किस कैटेगरी का, देन यू से यस इट्स आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि कब ये ट्रांसवर्स नेचर कैरी कर रहा है, कब ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर को कैरी कर रहा है। एनीवे ये ट्रांसवर्स है, उसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो डिस्टरबेंस या स्ट्रिंग वाले पार्ट को ही प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के टर्म में हम लोगों ने अभी बात किया है। सपोज कर लीजिए स्ट्रिंग में आप कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस देते हो या पल्सेस जनरेट करते हो, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये एक्चुअल पार्टिकल्स हैं स्ट्रिंग के, जबकि उसका मेन पोजीशन क्या था? मेन पोजीशन ये था। सो पार्टिकल्स की लोकेशन आप रीड कर सकते हो, जैसे ये पार्टिकल है ऊपर की तरफ जा चुका है, ये पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पर अभी है, ये पार्टिकल नीचे जा चुका है, ये भी मेन पोजीशन पर है, इस पे पार्टिकल्स ऊपर गए हुए हैं। सभी पार्टिकल को आप रीड कर सकते हो। मैं कुछ ही पार्टिकल को दिखा रहा हूँ। सो जैसे ये पार्टिकल इधर चला गया, ये पार्टिकल इधर चला गया, कुछ अपने मैक्सिमम पर है, कुछ डाउन साइड। तो यहाँ पर जो वेव चल रहा होगा वो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, पार्टिकल का मूवमेंट अप साइड डाउन साइड है। तो ये v वेलोसिटी ऑफ वेव है, और ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है। परपेंडिकुलर में दिखा दिया मैंने। यहाँ पर इसी को हम वेव्स बोल देते हैं कि ये वेव जैसा आपको को दिख रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम लोग रीड कर सकते हैं, जैसे कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जो मैक्सिमम गया है, उसको हम एक नाम से बुलाते हैं, सी क्रेस्ट बोलते हैं। जो नीचे वाला है उसको ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। तो जो ट्रांसवर्स वेव होता है दैट इज ऑफ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। C for crest, T for trough. So इस तरह से ये चल रहा होता है। मोर ओवर क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का सेपरेशन जो होता है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ये आप जानते होंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, आगे इसकी डेफिनेशन भी लिख दूंगा। ये जो डिस्टेंस है क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच में, या फिर ट्रफ से ट्रफ के बीच में, या फिर मीन पॉइंट से मीन पोजीशन के बीच में, इसको एक नाम से बुलाते हैं, दैट्स कॉल्ड लेम्डा। एंड दिस लेम्डा इज नोन एज वेवलेंथ। सो वेवलेंथ की डेफिनेशन कभी आपको देनी हो तो आप दे सकते हो कि वेवलेंथ इज द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, it is the separation between two consecutive trough, or it is the separation between this not two consecutive mean position, but एक अल्टरनेटिंग छोड़ करके मीन पोजीशन के बीच का होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को वेवलेंथ कहते हैं। दो मीन पोजीशन के लिए, तो ये पहला मीन पोजीशन, दूसरा मीन पोजीशन, तीसरा मीन पोजीशन, तो ये पूरा वेवलेंथ कहलाएगा। यानी एक साइकिल में जितनी लेंथ हो रही है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल वेव में किस तरह से दिखाई देता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल को मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया। ये क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्मेशन होता है ट्रांसवर्स में, और ये इस तरह से इसका चल रहा होता है। यू कांट हियर, इज इट द केस? इट सीम्स ओपन। Maybe due to net fluctuations.
It's audible to other guys, तो इसका मतलब है maybe from your side some issues. Okay, thank you for response. And अभी हम लोग साउंड के बारे में बात कर लेते हैं. मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ साउंड के बारे में, फिर साउंड वेव को हम लोग और डीप पे पढ़ने वाले हैं. बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल को हम एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स से कि ये एक साउंड का सोर्स है, यहाँ से कोई आवाज निकल रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूजिक चल रहा है. लेट्स से ओके, देख लीजिए प्रीवियस स्लाइड ये है, आप पहले इसको केयरफुली वॉच कर लीजिए. ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का पिक्चर मैं बना रहा हूँ, ट्रांसवर्स का पिक्चर बना दिया था. सो लॉन्गिट्यूडनल को भी मैं थोड़ा सा डीप पे समझाता. अगर आप कहोगे तो फिर लॉन्गिट्यूडनल का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो साउंड है. तो साउंड कैसे प्रोपगेट करता है एक रफ आइडिया ले सकते हैं, फिर साइंटिफिक आइडिया पे जाएंगे, कैलकुलेशंस पे जाएंगे. सपोज कर लीजिए ये म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, स्पीकर है और ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और आप यहाँ पे पाए जाते हैं. ये कोई बंदा यहाँ पर है और उसके लिए पर्सन के लिए जो रिसीवर होते हैं वो ईयर्स होते हैं, तो ये उसके ईयर्स है और यहाँ पे साउंड जानेगा. सो बेसिकली यहाँ ये ओरिजिन है, ये डिस्टरबेंस है, ये रिसीवर है. सो यहाँ से साउंड इस तरह से जाता है. जब साउंड यहाँ से वापस मूव करना है तो ये मीडियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर इस मीडियम को गायब कर दो, आप पार्टिकल्स को ले जाओ यहाँ से, तो आप पाओगे कि मैसेज यहाँ से ओरिजिनेट होगा, लेकिन इस बंदे को नहीं समझ में आएगा कि कौन सा म्यूजिक चल रहा है. ही वॉन्ट बी एबल टू हियर, द रीजन बीइंग मीडियम इज एब्सेंट. तो इसलिए मीडियम का बहुत बड़ा रोल होता है. हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं मीडियम में ये कैसे प्रोपगेट करता है. सो ध्यान से आप समझना, सुनना और आपको समझ में आ जाएगा. जब आप वर्ड प्रोनाउंस करते हो अपने माउथ से, आप ऑब्जर्व कर सकते हो आपके माउथ से एयर का प्रेशर निकलता है और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में निकलता है. जो भी आप वर्ड अटर करते हो उसके अकॉर्डिंग कम प्रेशर और ज्यादा प्रेशर बाहर निकलता है. कई बार वो प्रेशर निकल रहा होता है, कई बार वो प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रहा होता है. दिस इज हाउ वी स्पीक. सो यहाँ पर क्या होता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम यूनिफॉर्म वाला को इरेज कर देते हैं. हम वही बताएंगे कि ये जो यूनिफॉर्म था वो कैसे डिस्टर्ब हुआ और वो डिस्टर्बेंस कैसे प्रोपगेट हुआ. जब आपने कोई वर्ड्स या ये स्पीकर ने कोई वर्ड्स अटर किए या साउंड प्रोड्यूस किया, सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम. सो वो मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा, कुछ ऐसे जोन्स बनाएगा जहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे. अभी प्रोबेबली वापस आ गई होगी साउंड. सो अगर ऐसा है और
स्क्रीन दिख रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो बीच में नेट चला गया था। सो ये ऑनलाइन के अपने ड्रॉबैक्स हैं, सीरियस ड्रॉबैक्स हैं। इफ यू आर स्टडीइंग समथिंग सीरियसली, सडनली it disturbs. We need to live with that, no other option, so we can carry with it. Okay, so what I was telling is this कि जब यहाँ से कोई वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है then you'll find कि कुछ एयर प्रेशर्स आते हैं, वो एयर को डिस्टर्ब करते हैं, तो बीच का जो एयर है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। नाउ ये क्या दिखाया मैंने उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। सो यहाँ पर बीच में कम एयर पार्टिकल्स रहेंगे और ये जो डॉटेड मैंने दिखाए हुए हैं ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एयर पार्टिकल्स हैं। एयर पार्टिकल्स फ्री होते हैं, इजिली मूव कर जाते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स। तो हुआ क्या होगा, जब इसने वर्ड अटर किया होगा तो जो यहाँ का मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल इधर चला गया, तो इधर चला गया तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो गया। इधर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके पास दो ऑप्शन थे, वो इधर चले गए और कुछ इधर चले गए। सो यहाँ पर कम डेंसिटी बचा। Similarly, the molecules that used to be here, they have gone this way. Similarly, the molecules that were there, they have gone in this way. और हमारा वेव कैसे चल रहा है, साउंड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउंड और डिस्टर्बेंस और वेव। सो यहाँ पर दिस इज द वेव वेलोसिटी डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन। कैन यू थिंक ऑफ कि जो पार्टिकल का वाइब्रेशन चल रहा है और जो वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, are they parallel or they are along each other? You will find yes they are. So this is the characteristic for longitude और ये इसके लिए longitudinal का एग्जांपल हो जाता है। So longitudinal वेव में जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है और वेव का डायरेक्शन है दोनों से सेम लाइन का अलॉन्ग होना चाहिए। तो ऐसा होता है। एयर मॉलिक्यूल्स हर सेंटेंस के लिए, हर वर्ड्स के लिए इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे जोन बनते हैं, जैसे ये जोन है, ये जो जोन है ये हाई प्रेशर का है, हाई प्रेशर है। तो प्रेशर यहाँ पे चेंज हो गया, पहले के प्रेशर से कितना चेंज आया वो हम मेजर करेंगे। तो डिस्टरबेंस हम प्रेशर के टर्म में मेजर कर सकते हैं। दिस इज आल्सो ऑफ हाई डेंसिटी, तो डेंसिटी भी वेरी कर रही है, तो डेंसिटी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। या फिर हम लोग ये भी मेजर कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुआ है अपनी पोजीशन से वो कितना डिस्टर्ब हुआ है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल्स एक साइड गया फिर दूसरी साइड गया तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट हैज कॉज्ड। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, प्रेशर के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, किसी के टर्म में भी आप इसको मेजर कर सकते हो। इसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे, मेजर करेंगे भी। ये जो डॉटेड से बने हुए पार्टिकल, हाई प्रेशर जोन, हाई डेंसिटी जोन, इनको हम कंप्रेशन जोन कहते हैं, सी। और जो बीच में बना हुआ उसको रेयर फैक्शन जोन कहते हैं। तो यहाँ पर भी कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन बनते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसपोर्ट होता है, मूव करता है, वो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के कॉम्बिनेशन से जाता है। C फॉर कंप्रेशन, R फॉर रेयर फैक्शन। और एक C से दूसरे C का डिस्टेंस एक वेवलेंथ होता है, एक रेयर फैक्शन से दूसरे रेयर फैक्शन का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टर्बेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। consecutive compressions, consecutive rarefactions, they have a separation as equal to the wavelength. तो अपने पास वेलोसिटी के बारे में आइडिया आ गया, वेवलेंथ के बारे में आइडिया आ गया, और किस तरह से ये चल रहा है उसके बारे में भी आइडिया आ गया। दैट्स अ वेवलेंथ। सो दैट्स द लेंथ ऑफ अ वेव इन वन टाइम पीरियड, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। एनीवे, इसको हम लोग अलग से भी लिख सकते हैं। सो अभी तक आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्रांसवर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, और कुछ बेसिक एग्जांपल जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की है। इतना जानने के बाद अब हम लोग मैथमेटिकल वर्जन पर आएंगे। अब हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे, इक्वेशन ऑफ वेव या फिर वेव इक्वेशन। यहाँ से आपके इक्वेशन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ वेव।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। थ्योरेटिकल आएगा तो उसके लिए मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया हुआ है कि वो पार्टिकल से कैसे डिफरेंट है और एनर्जी मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करते हैं विदाउट मास मूवमेंट, और स्पेस पे भी चलते हैं विदाउट मीडियम भी है, एंड ऑल दैट थिंग। इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब हुआ कि वेव को हम इक्वेशन के टर्म में लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टर्म लिखा था कि अगर डिस्टरबेंस को लिखना होगा तो इट हैज टू बी फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ टाइम। सो वी नीड टू हैव अ इक्वेशन लाइक दिस, जिसमें एक डिस्टरबेंस हो यानी वेव हो, y का मतलब वेव हो गया है, डिस्टरबेंस हो गया, f कोई फंक्शन होना चाहिए, x किसका, पोजीशन का, t किसका, टाइम का। So any function like this will be a function like this will be known as equation of wave। लेकिन ये तो बहुत जनरल फंक्शन है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तभी ये वेव को रिप्रेजेंट कर पाएगा, उसको समझते हैं। तो मैं समझाने वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान देता हूँ बाकी इसके थ्योरेटिकल पार्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं लिखा देता हूँ, और बाकी आप मॉड्यूल को एक बार पढ़ लेंगे या फिर एससीवी को पढ़ लेंगे, सफिशिएंट रहेगा। लेट्स से कि अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं इक्वेशन ऑफ वेव को ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट उसकी कंडीशन को ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको वो समझना है। आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए आपके पास एक डिस्टरबेंस है। ये डिस्टरबेंस है। अब डिस्टरबेंस को ऐसा समझिए कि एक फंक्शन है। ये ग्राफ दिया गया है, किसके किसके बीच में है, एक्स और वाई के बीच में। दैट मीन्स ये बेसिकली पाथ बता रहा है कि मॉलिक्यूल्स कैसे डिस्टर्ब किए गए हैं। एक मिनट के लिए आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर पार्टिकल्स रखे गए हैं। एक्स एक्सिस इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमरस पार्टिकल्स, इनफाइनाइट पार्टिकल को रखा गया। आपने क्या किया कि जो ओरिजिन के पास के कुछ पार्टिकल्स थे उनको डिस्टर्ब कर दिया, जैसे जर्क दिया था स्ट्रिंग में, एग्जैक्टली सेम वे पे। तो ओरिजिन वाले पार्टिकल को अभी वहीं पे रखा, ये पार्टिकल को थोड़ा ऊपर ले गए, इसको ज्यादा ऊपर ले गए, इसको कम ऊपर ले गए, इस तरह से ऊपर लेकर के डिस्टर्ब कर दिया। तो काइंड ऑफ ये स्ट्रिंग का आपका सिचुएशन दिख रहा है, तो उसको हम मैथमेटिकल टर्म में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें तो क्या इसको ऐसा बोलेंगे, ये t इक्वल टू 0 की कहानी है, और इस t इक्वल टू 0 में y एज अ फंक्शन ऑफ x हमको बताया गया। सो दिस इज अवर डिस्टरबेंस ओरिजिनली। नाउ ये जो डिस्टरबेंस है टाइम के साथ इस लोकेशन पे नहीं रहेगा, कुछ टाइम के साथ ये मूव करके चला जाएगा। मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी से जाने वाला है। अगर ये v वेलोसिटी से जाएगा तो t टाइम के बाद कहां पर मिलेगा, ये अपने को चेक करने का। t टाइम के बाद मे बी कि ये कहीं और लोकेशन पे अपने को दिखे, यहाँ पर दिखता है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि दिस हैज रीच्ड टू दिस लोकेशन एट t टाइम। इज इट SHM? नो, इट्स नॉट SHM, इट्स अ कलेक्शन ऑफ SHM। उसके टर्म में भी हम बता देंगे कि SHM का कैसे कलेक्शन है। तो अभी हम लोग बहुत जनरल बात कर रहे हैं, और इसका SHM से अभी कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे ही कनेक्शन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि SHM से किस तरह से ये रिलेटेड है। अभी मैंने क्या बोला कि एक्स एक्सिस पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और यू कैन थिंक ऑफ ये एक्स एक्सिस आपका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आपने इस एंड पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और ये डिस्टरबेंस स्ट्रिंग में आगे बढ़ता है, हम लोगों ने देखा है। t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर था, t इक्वल टू किसी t पर यहाँ पर है। अब अपने को यही समझना है कि ये जो फंक्शन है, डिस्टरबेंस था, वो किस तरह से वेव में कन्वर्ट हो रहा है और किस तरह से प्रोपगेट कर रहा है। तो जो डिस्टरबेंस पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी किसी v वेलोसिटी से चल रहा होगा, ऐसा नहीं कि स्टॉप होगा, क्योंकि एज्यूम करते हैं स्ट्रिंग हमारी बहुत लंबी है और बहुत सारे पार्टिकल्स रखे थे स्ट्रिंग के फॉर्म में, जो भी आप समझना चाहें। नो, अगर हम यहाँ पर एक एक्सिस ऑप्ट करते हैं, ये एक्सिस, और इस एक्सिस को हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये वो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, डिस्टरबेंस के साथ। थोड़ा सा प्रॉपर बनाने की कोशिश, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रॉपर हो गया। ये जो कोऑर्डिनेट है y डैश मान लेते हैं, और इसी एक्सिस के साथ एक x डैश भी चल रहा होगा, और ये o डैश है। तो दो कोऑर्डिनेट्स को आप एज्यूम कर रहे हो, एक आपका xy कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि फिक्स्ड है, दूसरा x डैश y डैश कोऑर्डिनेट है जो कि मूव कर रहा है।
किसके साथ मूव कर रहा है, पल्स के साथ मूव कर रहा है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में और इसको ऑब्जर्व करो एक्स डेस वाई डेस कोऑर्डिनेट में, दोनों एग्जैक्टली सेम है। इससे एक और पॉइंट पता चलता है कि जो भी डिस्टरबेंस हमारा बनता है जिस भी फॉर्मेट का होगा, फ्यूचर में चल करके वो उसी फॉर्मेट का रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आता है। सो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी टाइम पर इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी जा सकती है, वाई डेस इज इक्वल टू एफ एक्स डेस, क्योंकि जिस तरह से एक्स वाई में रिलेशन है उसी तरह से एक्स डेस वाई डेस में रिलेशन है। नाउ आपका एक्स एक्सिस वही है, इसके सारे मेजरमेंट्स ये वाई होते हैं और ये भी वाई थे। तो सिंस इसका फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है, तो सिंस फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है। दैट मीन्स वाई डैश की जो वैल्यू है वो वाई के बराबर है, बिकॉज किसी भी हाइट पर कोई चेंज नहीं है, जितना ये हाइट था इसका उतना हाइट अभी भी उसी पॉइंट का रहा होगा। सो वाई इज अ वाई डैश एंड एक्स और एक्स डैश में रिलेट करते हैं। कोई पार्टिकल अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं ये, तो इसका ये कोऑर्डिनेट हमारा एक्स डैश कहलाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कहलाएगा, ये एक्स कहलाएगा। और ये जो था आपका ये वाई डैश कहलाएगा, और इसी को अगर आगे बढ़ा के लेके आते हो तो ये वाई कहलाएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट भी जस्टिफाई हो गया कि वाई और वाई डैश आपस में बराबर रहते हैं और एक्स और एक्स डैश आपस में इक्वल नहीं रहते हैं। हाँ, मैं इसको बहुत डायरेक्टली भी बता सकता था ताकि आप याद रख सकें, लेकिन इससे आपको उसके डेरिवेशन से समझ में भी आएगा क्या चल रहा है, काम का भी है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली इस डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर पाएंगे। एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेव वेलोसिटी जो होती है यूनिफॉर्म होती है, वेव वेलोसिटी जिसको हम वी कहते हैं, इज यूनिफॉर्म इन अ यूनिफॉर्म मीडियम। तो किसी एक मीडियम में वेव वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। इसको हम लोग चेक भी करेंगे, और किसी केस में जब ये वैरी कर रही होती है तो उसको भी पता करेंगे। तो इन जनरल वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो पल्स है या जो डिस्टरबेंस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो क्या इन दोनों एक्सिस के बीच में जो गैप बना है उसके बारे में बात कर पाएंगे, कितना हो जाएगा। कैन वी से कि ये वी वेलोसिटी से टी टाइम तक चला है। तो ये जो वाई डैश एक्सिस है जो पहले यहाँ पे हुआ करती थी, अब वाई डैश एक्सिस शिफ्ट कर गई है। तो वाई डैश एक्सिस जो है दैट इज मूविंग अलोंग विद द पल्स। सो वाई डैश ने कितना डिस्प्लेसमेंट कॉज किया है, वी कैन कॉल इट कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो v इंटू टी के बराबर आ रही है। अगर ये पॉइंट आपको समझता है देन वी आर वेरी क्लोज टू अवर कंक्लूजन्स। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्स डेज की वैल्यू आएगी, एक्स डेज की वैल्यू लिखी जा सकती है किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट के, किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए। सो दिस विल बी रिटन एज एक्स माइनस वी टी। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये वेव के करेक्टरिस्टिक्स से हम लोग निकाल रहे हैं, और ये हमारा नया फंक्शन था टी इक्वल टू टी टाइम पर। तो टी इक्वल टू टी टाइम पर हमको प्रॉपर फंक्शन क्या मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एट टी इक्वल टू टी वी विल कम टू नो कि वाई डैश की जगह हम वाई रख दे रहे हैं और एक्स डैश की जगह हम एक्स के टर्म में लिख दे रहे हैं। तो ये फंक्शन बनेगा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वी टी। ये जो इक्वेशन बन के आया ना, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी को हम वेव इक्वेशन कहते हैं। So wave equation will be any function which takes this as a variable x minus vt. तो अगर x minus vt के टर्म में कोई फंक्शन लिखा गया है तो हम बोलेंगे that is a wave or wave equation. So this is called wave equation. Wave equation. Any function which is based on this x minus vt. अच्छा, इस पे क्या क्या इन्वॉल्व है? x के बारे में पता है, x पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, x इज अ वेरिएबल, t क्या है, t इज अ टाइम विच इज अ वेरिएबल, v क्या है, v इज अ वेव वेलोसिटी। और ये माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ये जो वेव है हमने किस डायरेक्शन में चलता हुआ माना है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। अगर मैंने इस वेव को माइनस एक्स डायरेक्शन में चलता हुआ मान दे तो आप पाओगे कि ये जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो दूसरा वेरिएशन आ सकता है वो ये है कि ये माइनस की जगह प्लस आ सकता है। तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन बनाएंगे। जब बीच में माइनस साइन लिखा होगा इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है,
और अगर प्लस साइन लिखा होगा तो हम बोलेंगे कि ये माइनस डायरेक्शन में चल रहा है। सो हम वेव इक्वेशन देख करके बहुत सारी बातें बता पाएंगे, जैसे कि वेव की वेलोसिटी कितनी है, मोर ओवर वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। ये 2 पॉइंट्स बता सकते हैं, वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। अदर थिंग्स क्या आएंगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा फंक्शन कैसा है। तो अभी तक फंक्शन के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया गया, फंक्शन कैसा भी हो सकता है, बट ये वेरिएबल चलना चाहिए। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ और इसको एलेबोरेट कर देता हूँ, एंड देन वी विल बी एंटरिंग इनटू द वेव इक्वेशन प्रॉपर्ली। आपने कुछ लिख दिया है, इट इज सेड दैट साउंड ट्रेवल्स बेटर थ्रू डेंसर मीडियम, प्लीज एक्सप्लेन। तो हम लोग जब साउंड में पढ़ेंगे देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि साउंड की वेलोसिटी क्या होती है। एक बार हम साउंड की वेलोसिटी समझ जाएंगे देन वी कैन आंसर कि डेंसर पे कैसे बिहेव करता है, रेयर पे कैसे बिहेव करता है। सो वहां तक पहुंचने के लिए अपन को वेट करना पड़ेगा, और अभी हम सिंपली ये समझने वाले कि वेव या डिस्टर्बेंस कैसे चलता है। नाउ टू कंक्लूड इट, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर अपने को ये पता है y इज इक्वल टू एनी फंक्शन x माइनस वी टी, सो दिस इज अ वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन है ऑफ वेव प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। x क्यों? क्योंकि x आया है, z होगा तो z डायरेक्शन में जाएगा, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v। ये कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमको वेव इक्वेशन ऐसा दिया गया y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वी टी, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे? ये भी वेव इक्वेशन है, जो वेव है प्रोपगेट कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में विद वेव वेलोसिटी दिस, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। उसके लिए क्या किया, वी की आपने डायरेक्शन बदल दी, तो माइनस साइन लेके आए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, या फिर आप ड्राइव करना चाहो तो इसको इस साइड ड्रॉ कर लो, आप देखोगे कि एग्जैक्टली वही आ जाएगा। मोर ओवर हम एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि कभी हमने वेव वेलोसिटी निकालनी हो, वेव वेलोसिटी, और आपको वेव इक्वेशन गिवन हो, तो वेव वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? वेव वेलोसिटी v इज गोइंग टू बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, इस पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन दैट इज x। t के लिए तो t रहेगा क्योंकि ओवर द टाइम ही चलता है, और पोजीशन बदल सकता है, पोजीशन के लिए x कोऑर्डिनेट आ सकता है, y कोऑर्डिनेट आ सकता है, z कोऑर्डिनेट आ सकता है। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ टाइम लेना है, कोफिशिएंट ऑफ x लेना है। यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ टाइम कितना है v, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, तो v by 1 इज इक्वल टू v, बेसिकली वही। हाँ, कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लगा लेते हैं? मॉड लगा लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, डायरेक्शन हम साइन को देख करके निकाल लेते हैं। सो डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं, तो वेव वेलोसिटी का मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ। ये जो वेव वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर बताया गया। अगर इसकी हमको डायरेक्शन के बारे में बात करनी है तो डायरेक्शन का जनरल वर्जन क्या है वो बता देता हूँ। डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टी और एक्स के कोफिशिएंट्स को देखते हैं। अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम साइन के, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। अपोजिट साइन के हैं तो फिर वो, जैसे यहाँ पर अपोजिट साइन के हैं तो फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। सो उसके लिए ये जनरल पॉइंट होगा, इफ कोफिशिएंट्स ऑफ x and t are of same sign, then wave goes or propagates in negative x direction. Otherwise positive x direction. तो otherwise का मतलब है for opposite sign positive x direction। तो एग्जाम में वो क्या करता है? वेव इक्वेशन दे देता है और आपसे वेव वेलोसिटी पूछ लेगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, एक बार में क्लियर आंसर देना आना चाहिए। तो ये स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है वो आपको वेव वेलोसिटी के बारे में क्लियरली बताता है। डायरेक्शन निकालने के लिए यू जस्ट नीड टू वॉच दैट कोएफिशिएंट्स signs if they are same, negative if they are opposite, and then positive direction. How to get the magnitude? Divide the coefficient of t and coefficient of x. वहां से आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। एक एग्जांपल से सफिशिएंट हो जाएगा ये वेलोसिटी वाला पार्ट, और भी कुछ एग्जांपल पिक कर लेंगे तो फिर आज का काम हो जाएगा बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक क्वेश्चंस को लेकर के। सपोज कर लीजिए आपसे ऐसा बोलता है कि फॉर गिवन वेव इक्वेशन, कई बार तो ये बोलेगा कि बहुत सारे वेव दे देगा, बोलेगा पहचानिए कि क्या ये वेव इक्वेशन है। तो हम उससे एक स्टेप आगे चल के पहले क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर आप चाहोगे तो उस तरह का भी क्वेश्चन पिक कर लेंगे। फॉर गिवन वेव इक्वेशन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। आपको ध्यान से आंसर देना बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अभी जो बताया गया, और करेक्ट बोलेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और मैं भी थोड़ा स्पीड अप कर सकता। सो लेट्स से आपको एक वेव इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 4t स्क्वायर प्लस 1। तो पहले तो ये बोल सकता है कि क्या ये वेव इक्वेशन है। तो हालांकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये वेव इक्वेशन है तो आपको मान लेना कि वेव इक्वेशन है। ऐसा इक्वेशन आपको दिया गया है, आपको आंसर देना है वेव वेलोसिटी के बारे में, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, यानी वेव वेलोसिटी के बारे में बताना है। सो पहले आप डायरेक्शन बताइए किस डायरेक्शन में चल रहा है, फिर आप मैग्नीट्यूड बताइए कितने मैग्नीट्यूड से चल रहा है। So can you identify the direction of wave propagation? ऑप्शन आएगा प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये चार ऑप्शन बना के देगा आपको। कौन सा बोलना है एक्स या वाई, उसके लिए आपको देखना होगा कि कौन सा पोजीशन यूज हो रहा है, कौन सा पोजीशन यूज हो रहा है। तो प्लस एक्स बोलेंगे, गुड। प्लस क्यों बोलेंगे वो आपको समझ में आएगा। सो दैट्स इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। सो यू कैन सी दिस कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, बस इतना ही आंसर होगा। आप देखेंगे आप आंसर कर देंगे क्योंकि आपको लॉजिक पता है कि कैसे वो आया है और कैसे चला होगा। फिर दूसरा वेव वेलोसिटी के बारे में बताना है। तो जब वेव वेलोसिटी के बारे में पूछा जाएगा तो आपके पास वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। सो फॉर्मूला लगा लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ पोजीशन। मैग्नीट्यूड लगा के रखना है, द रीजन बीइंग कि यू नो हमको पॉजिटिव बताना है। डायरेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ t कितना दिख रहा है -4, और कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिख रहा है 3, लेकिन मॉड लगाया तो माइनस साइन हट चला जाएगा, 4/3 आ जाएगा। और यूनिट कौन से लिखेंगे, यूनिट इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसने यूनिट कौन सा दिया है। तो वो क्वेश्चन में बताएगा कि x को अगर हमने मीटर में लिया है, t को सेकंड में लिया है, तो x और t के यूनिट के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट डिसाइड हो जाएगी। उसके लिए भी हम लोग एग्जांपल पिक कर लेंगे। पॉइंट इज कि ऐसा एग्जांपल दे करके आपसे पूछ सकता है कि क्या ये वेव है, आप बोलोगे यस ये वेव है। क्यों ये वेव है? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना वो ax प्लस माइनस bt टाइप का है, यानी x और t में लीनियर फंक्शन है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि एनी फंक्शन लाइक दिस, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x और t में लीनियर फंक्शन होना चाहिए और उसी को रिपीट करना चाहिए। तो ये जो फंक्शन था ये ax प्लस माइनस bt टाइप का था और उसी को रिपीट उसी के फॉर्म में था, बाकी सारे नंबर है। और कोई वेरिएबल नहीं। अगर हम यहाँ पे x लगा देंगे ऊपर, सपोज के लिए x लगा, नाउ इट्स नॉट अ वेव। क्यों? क्योंकि इसमें x वेरिएबल इंडिपेंडेंटली आ रहा है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट।
जो वेरिएबल हो वो यही हो और बाकी सारे नंबर्स हो। तो उसके बारे में आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। इन जनरल यूनिट नहीं डिसाइड कर सकते, यूनिट डिसाइड हम इन जनरल नहीं कर सकते, उसके लिए हमको एक्स और टी के यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। मोस्टली वो एसआई यूनिट बोलता है, तो जैसे ही बोलता है कि एक्स एंड टी आर मेजर्ड इन एसआई यूनिट, हम मीटर पर सेकंड लगा देंगे। अगर बोलेगा सीजीएस पे है तो सेंटीमीटर पर सेकंड लगा देंगे। तो जैसा वो आपको यूनिट बोलेगा उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना है। चलेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं वेव इक्वेशन के लिए। तो वेव इक्वेशन में अभी तक आपने क्या पढ़ा उसको और समझा देते हैं और कुछ और पॉइंट उसमें ऐड कर देते हैं, एंड दैट्स डन। वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन पे कई सारे इक्वेशन पूछता है। तो हम लोगों ने ये पता किया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस वी टी टाइप का होगा, तो ये वेव इक्वेशन होता है। इसको हम लोग और भी जनरल फॉर्म में लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि एनी फंक्शन विच इज टेकिंग अ वेरिएबल ए एक्स प्लस माइनस बी टी, तब भी चलेगा। तो एक्स प्लस माइनस बी टी लेंगे तो हमारा एक्स कॉफिशिएंट ए हो गया, टी कॉफिशिएंट बी हो जाएगा प्लस माइनस के साथ में, और प्लस और माइनस हमको ये डिसाइड कर देगा किस डायरेक्शन में जा रहा है, और इनके रेशियोज कॉफिशिएंट के रेशियो ये डिसाइड कर देगा कि वेव वेलोसिटी क्या है। इस फॉर्मेट में लिखो या इस फॉर्मेट में लिखो, बात एक ही है। और इसके बाद में हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ये हमारा वेव इक्वेशन है तो ये फंक्शन के पास कुछ और भी क्वांटिटीज होनी, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इस फंक्शन के बाद, जैसे कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए एज वेल एज इसको फाइनाइट होना चाहिए। तो वेव इक्वेशन के लिए डेफिनेशन जनरली लोग ऐसा लिख लेते हैं, अ फंक्शन ऑफ y is equal to a x this f x plus minus vt और ax plus minus bt form which is finite, मतलब इनफाइनाइट नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं, एंड कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्योंकि आपने देखा था कि उस पल्स को ट्रैवल करना है तो कंटिन्यूटी की जरूरत पड़ती है। A function of this form which is finite and continuous represent wave equation, तो ये वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इस फॉर्मेट का होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो फिर वो वेव इक्वेशन है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दैट्स अ पॉइंट। इसका जो जनरल वर्जन है ये कहाँ से आया है, उसके लिए फिर ये है, दूसरी कंडीशन है जो कि बेसिकली इसी को दो बार आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो बन जाएगी। सो कंडीशन फॉर वेव होती है डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द वेव कंडीशन, लेकिन ये डिफरेंशियल फॉर्म में है और हम लोगों ने इसको अभी सिंपल फॉर्म में पढ़ा। इस फंक्शन को आप दो बार डिफरेंशिएट करो या फिर इस फंक्शन को रखो, इस पर दो बार डिफरेंशिएट करो, इस तरह से दो बार डिफरेंशिएट करो, तो आप पाओगे कि ये जो फंक्शन है इस कंडीशन को जस्टिफाई करेगा। और या फिर अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो तो आप उस फंक्शन पे पहुंच जाओगे। सो वेव कंडीशन को आइदर वो डिफरेंशियल फॉर्म में देगा या फिर आपको सिंपल फॉर्म में देगा, तो दोनों फॉर्म को आपको समझ में रखना है। तो दिस इज वेव इक्वेशन और कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन। कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन, आप घर पे ये वेरीफाई कर सकते हो। ऊपर वाली इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करो, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप जानते हो, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, आप देखोगे ये जस्टिफाई हो जाएगी। सो दैट्स अ कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कौन सी कंडीशन है, वो आपको याद रखना होगा। यहाँ पे क्या चल रहा है, ये वाई है, ये टाइम है, और ये वाई है और ये एक्स है। डायमेंशनली आप याद रख सकते हो, ये डी वाई बाई डी टी को दो बार करेंगे तो ये कुछ वेलोसिटी का स्क्वायर टाइप का आएगा, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर लगाते हैं, और ये डायमेंशनली डायमेंशनलेस रहेगा तो इसलिए वेलोसिटी स्क्वायर मैच करती है। तो वो कई बार ये वेलोसिटी को यहाँ पे लेके आएगा, उधर लेके आएगा, तो आपको देखना है, बट इस फॉर्मेट का होना चाहिए। जहाँ पर v क्या इंडिकेट कर रहा है, v है वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी से यहाँ कोई लेना देना नहीं, ये वेव वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो वेव के लिए दो कंडीशन है, या तो फिर आप इस फॉर्म में याद रख लो या फिर इस फॉर्म में, क्वेश्चन जिस तरह से ऑप्शन देगा उस फॉर्म में आपको बोलना होगा। ठीक। सो
आज हम लोगों ने वेव के बारे में बहुत बेसिक स्टोरी समझा कि वेव क्या होता है, पार्टिकल से कैसे डिफरेंस होता है, एनर्जी मोमेंटम को कैसे कैरी करता है, क्या टाइप्स हैं और क्या क्या नीड्स हैं, और वेव इक्वेशन के बारे में एक सिंपल कंडीशन को ड्राइव किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फंक्शन को साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट करेंगे, फिर एसएचएम से लिंक करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डील करना स्टार्ट कर देंगे। सो इतना ही रखते हैं आज के लिए। कोई डाउट और कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे। d2y अपॉन dx2 कर्वेचर बताता है ना। हाँ, उसको हम कर्वेचर को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला भी होता है, तो वो कर्वेचर बताता है। और डी डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू आपको कुछ और बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा इसको हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। कोट टी आपने कुछ लिखा, एक बार देख लेता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ टी एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है तो मीटर पर सेकेंड लेंगे। ओके, आप एक बार डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर को पढ़ लीजिए, वहां से पता चलेगा आपको। और दूसरा ये होता है ना, वेलोसिटी होता है तो मीटर पर सेकेंड ही आता है, मतलब मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड ही आता है। सो वो कोफिशिएंट टी लिया गया है, इसका मतलब है कि देखो क्या होगा ना, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये दोनों यूनिट लेस होते हैं। तो बी का जो यूनिट आएगा 1 अपॉन टाइम आएगा, ए का जो यूनिट आएगा 1 अपॉन पोजीशन आएगा, इसलिए यूनिट के टर्म में वो आपको उल्टा नजर आते हैं। ओके, एनी अदर डाउट और कंसर्न इफ एट ऑल, अदरवाइज डन। ये बेसिक है, बहुत ज्यादा डाउट नहीं आएंगे, आप इसको समझो और एक बार ऐसे भी यार मॉड्यूल को एक बार गो थ्रू करो, बहुत सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे। वहां से कोई डाउट क्रिएट होता है तो बोलेगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन, अभी तक आपके लिए एग्जाम के लिए आज की क्लास से एग्जाम के लिए क्या मिला, एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसमें वो वेव इक्वेशन आइडेंटिफाई कराने के लिए पूछ सकता है, या फिर वेव इक्वेशन देकर के वेव वेलोसिटी कैलकुलेट कराता है। ये मेंस लेवल पर क्वेश्चन आता है और पूछा जा सकता है। ओके, वेल सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन देन।